हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज बात होने वाली है देश की दिग्गज सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। टीसीआई का सालाना टर्नओवर जो है वो 5,000 करोड़ का है और कंपनी के पास 130 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा का वेयर हाउसिंग स्पेस है। कंपनी 6 दशक से भी ज़्यादा वक्त से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम कर रही है। चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीसीआई के एमडी विनीत अग्रवाल जी। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत अगर नतीजों से ही करें तो हमने देखा कि इस बार जो है थोड़ा दबाव आपके न सिर्फ मुनाफे पर देखने को मिला है बल्कि मार्जिन भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। क्या वजह रही आपके हिसाब से इसके पीछे? नमस्ते सुमित्रा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यहाँ जो इस क्वार्टर का रिजल्ट था, एक्चुअली रेवेन्यूज के हिसाब से तो हमारा ये बेस्ट क्वार्टर रहा है अभी तक हिस्ट्री में। और जो मार्जिन्स की बात है उसमें थोड़ा सा दबाव जो आया है वो हमारे सीवेज बिजनेस के कारण है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो शिपिंग के कंटेनर रेट्स बढ़ गए थे वो थोड़े गिरने लग गए हैं और उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये हमने कहा भी था कि ये जो रेट्स जो इतने अच्छे चल रहे थे कुछ टाइम के लिए वो लास्ट नहीं कर सकता है। तो अभी हम कुछ हद तक नॉर्मल सिचुएशन पे आ गए हैं पिछले क्वार्टर से। पहले थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी हायर था बिकॉज ऑफ सीवेज, बट अभी हम नॉर्मल स्टेट पे आ गए हैं। वैसे देखा जाए ग्रोथ हर सेक्टर में हमें दिख रहा है। हमारे जितने डिविजन्स हैं, जितने बिजनेसेस हैं, बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रहा है। चाहे फ्रेट बिजनेस है, सप्लाई चेन बिजनेस है और सीवेज बिजनेस में भी। करेक्ट। तो ये जो हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट मार्जिन पर पड़ा है, जैसा आप भी बता रहे हैं, एक्सपेंसेस एक बड़ा फैक्टर इसके पीछे होता है। आपने एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं फिलहाल? जो हमारे केस में एक्सपेंसेस है वो काफी हद तक मॉडरेटेड है और कंट्रोल्ड है। जो हमारा एक्सपेंस बढ़ा था इस क्वार्टर में वो जो हमारे जहाज हैं, 3 जहाज, 6 जहाज में से 3 जहाज पे ड्राई डॉकिंग हुआ था, जो कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक रेगुलर फीचर होता है ये। और इसके कारण वो एक्सपेंसेस थोड़ा सा उसमें बढ़ गया। लेकिन वो साथ साथ उसमें एक और इम्पैक्ट पड़ा कि वो जहाज अवेलेबल नहीं थे रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो अब इस क्वार्टर से Q3 और Q4 में हम देखेंगे कि ये कॉस्ट भी नहीं लगेगा और साथ में जहाज भी अवेलेबल रहेंगे सर्विसेज के लिए। विनीत जी, ये बात पहले भी आई थी कि आपने सजेस्ट किया था कि आपकी कंपनी जो है वो मल्टी मॉडल नेटवर्क पर फोकस करेगी, डिजिटाइजेशन पर फोकस करेगी। किस तरह के प्लान्स आपने बनाए हैं इस स्पेस में और किस तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? मल्टी मॉडल स्पेस में ये जो नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी आई है ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो रोड सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है, जो 65% फ्रेट आज रोड सेक्टर पे जाता है, वो ये रेल और साथ में सी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, कोस्टल शिपिंग की तरफ बढ़ेगा। और इसमें हम पिछले 10 साल से काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाहे हम हमारा एक जॉइंट वेंचर है कॉनकॉर के साथ रेल लॉजिस्टिक्स के लिए, और सीवेज में जैसे मैंने कहा कि 6 जहाज भी हैं। तो ये जो है जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जहाजों में और रेक्स पर, रेलवे रेक्स पर, टर्मिनल्स पर, यार्ड्स पर, ये कंटिन्यूस है। और इससे हम देख रहे हैं कि अभी करीब 1/3 हमारा रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी ये मल्टी मॉडल सेक्टर से आने लग गया है। और धीरे धीरे हम और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस साल का हमारा प्लान है कि करीब 300 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसमें कि एक जहाज का भी प्लान है। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में जहाजों का प्राइस काफी बढ़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि हो सकता है Q4 में ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम एक नया जहाज अक्वायर कर सकें। बिल्कुल, आपने जो बताया कि 300 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वैसा ही मेरा अगला सवाल था। अगर आप कुछ और इलैबोरेट करना चाहें, कौन कौन से और प्लान्स आपने बनाए हैं अगले साल की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको देखते हुए? कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं? एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? तो ये 250-300 करोड़ का कैपेक्स हमारा हर साल रहेगा अगले 4 साल तक। क्योंकि इसमें जैसा कि एक जहाज अगर हमें हर साल ऐड करना है, कुछ रेलवे के रेक्स ऐड करेंगे, कुछ ट्रकें खरीदेंगे और साथ साथ हम कुछ वेयरहाउसिंग स्पेस भी बढ़ाएंगे साथ साथ। और आईटी इन्वेस्टमेंट तो चलता ही रहता है। तो ये जो सिचुएशन है, इससे हम जो कंपनी की तैयारी है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, ताकि हम आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको अच्छे से ले सकें। करेक्ट। अभी आपने भी बात की विनीत जी, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की।
तो थोड़ा डिटेल में अगर आप समझा सकें कि किस तरह के बेनिफिट्स आपकी कंपनी को मिलेंगे इस नई पॉलिसी से। काफी ज्यादा लोग बुलिश हैं इस पॉलिसी को लेकर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म प्लान दिखाई दे रहा है सरकार का। आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी कंपनी में इसका, जब क्योंकि हम बिजनेस चैनल हैं, हम आंकड़े देखते हैं, तो आंकड़े आपके इसमें कब रिफ्लेक्ट करने लगेंगे? कौन से क्वार्टर्स के बाद हम उम्मीद करें कि हाँ इस पॉलिसी का फायदा आपको मिल रहा है? नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा जो एक अंग है वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। उस पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है। साथ साथ जो गति शक्ति प्रोग्राम है जिसमें काफी एसेट्स बन रहे हैं रिलेटेड टू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, चाहे पोर्ट्स है, चाहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स है या टर्मिनल्स हैं, ये सब चीज हेल्प करेगा हमारी कंपनी को डायरेक्टली, क्योंकि हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स को उनको सॉल्यूशंस देने के लिए। कोई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, बट ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है फॉर मल्टी मॉडल एंड सेकेंडली फॉर डिजिटाइजेशन। अगेन हम जैसे जैसे डिजिटाइजेशन करेंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगा, वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइज कंपनीज हमारे जैसी को बेनिफिट मिलेगा। तो डायरेक्ट इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स अगले कुछ सालों में दिखाई देगा, और इसीलिए ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही एग्जैक्टली कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये अच्छी है पॉलिसी और डायरेक्टली शायद फाइनेंशियल इम्पैक्ट न दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह से पिछला क्वार्टर निकला है और आने वाले समय में खासतौर पर जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है सरकार ने लॉन्च की है उससे किस तरह के फायदे मिलने वाले हैं। स्टॉक आज करीब 5% नीचे है, बाजार को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया शायद नतीजा, क्योंकि मुनाफे का नंबर बहुत अच्छा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते, एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे, रवि सिंह का करते हैं स्वागत। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 आवर स्वदेश पर। टीसीआई के मैनेजमेंट से बात हुई, उनके हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का फायदा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। स्टॉक आज करीब 5% नीचे है क्योंकि बाजार को शायद नतीजे पसंद नहीं आए। क्या इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानना चाहिए? जी बिल्कुल स्वामी जी, देखिए जिस हिसाब से इस समय स्टॉक की मूवमेंट है उसमें जरूर नंबर्स को थोड़ा सा हिट जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी को रिवाइज किया उसका फायदा लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेगा। और स्टॉक की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो गिरावट है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर वापस से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। अब लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से तो बिल्कुल आपको ये पोजीशन बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि 18 से 20% के रिटर्न तो आने वाले 6-8 महीने में आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 712 चूंकि इस समय स्टॉक चल रहा है, 700 और 680 या 712 जो करंट मार्केट प्राइस इन प्राइसेस पे अगर आप अपनी बाइंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 650 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स है उनका रिफ्लेक्शन आने में टाइम लगता है, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके से व्यू दिया है उसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और नए इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए। ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देगा लंबी अवधि में, कुछ गिरावट और आए उसके बाद आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए।